बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सन टीवी में खुशामदीद। और सन टीवी के साथ मैं हुई ईमान फातिमा। आज की लाइव नशरियात के साथ हमें ज्वाइन किया है मुनव्वर ने। जी मुनव्वर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब काफी दिनों से अलील थे और उनकी बीमारी काफी सीरियस थी, तो आज सुबह उनका इंतकाल हो गया, जिसपे दूसरे पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ साथ हम भी उतने ही सोगवार हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनका आइंदा सफर आसान करे। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 फरवरी यौम यकजहती का दिन है। कश्मीरियों के हवाले से मुनव्वर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीरी गुज़िश्ता 70 साल से भारतीय जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इंडिया जो है वो जबरदस्ती उनको आजादी राय का हक नहीं दे रही, उनको पाकिस्तान से अपरेशन करने का नहीं दे इजाजत दे रही। इस इशू पे 3 बड़ी जंगें भी हो चुकी है। सन 1947 में जंग हो चुकी है, सन 1965 में, सन 1971 में, उसके बाद एक छोटी लड़ाई कारगिल के इशू पे भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इसका हल निकला नहीं है। इस तरह के मामला टेबल पे बैठ के ही हल होते हैं, जंगे किसी भी मसाइल पे हल नहीं होती। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक तरक्की पजीर ममालिक हैं, दोनों की अवाम में गुर्बत बहुत ज्यादा है। दोनों के लीडरान को सोचना चाहिए कि हम मिल बैठ के इस इशू पे बात करें, इसको हल करें, ताकि हम अपने अवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम पर गौर कर सकें। मुनव्वर साहब, ये बताएगा कि कश्मीरी माँ बहनें इनकी इज्जतें लुटती हैं, इनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ होता है, जुल्म बर्बरियत, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों की हमदर्दियां जो हैं पाकिस्तानियों की कश्मीरियों के साथ है। इस इशू पे भारतीय फौज 13 लाख से ज्यादा भारतीय फौज वहां पे कब्जा किए हुए है, जिनसे कश्मीरियों को आने जाने की आजादी नहीं है, उनको अपने मजहबी फराइज अदा करने की आजादी नहीं है, उनको अपने मामला जिंदगी अदाना तौर से अदा करने की आजादी नहीं है। इसके अलावा वहां पे जो भारतीय जो अफवाज है वो उन्होंने एक हथियार के तौर पे खवातीन को इस्तेमाल किया है। वो समझते हैं कि खवातीन की इज्जत या उनकी बेइज्जत करने से हम कश्मीरी कौम को खामोश करवा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। अभी तक काफी लाखों की तादाद में ऐसी माएँ बहनें हमारी मौजूद हैं जिनकी लूट चुकी है, जिनको कत्ल कर चुके हैं, जिन पे वो उनकी आंखें अंधी कर चुके हैं, उनकी अज़ा काट चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा जुल्म बर्बरियत का वहां पे राज है। इसके बावजूद भी कश्मीरी कौम जो है वो सीसा फलाई दीवार बन के खड़ी है और वो कश्मीरी है, वो चाहते हैं कि हमारा लहाज हुकूमत पाकिस्तान के साथ हो जाए। ये तो एक दीवार पे लिखी हुई तहरीर है जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते। हम हमारे अपने अंदरूनी इश्यूज काफी ज्यादा है, इसके बावजूद भी हमारी कौम का बच्चा है जो है वो उनकी उसकी मोहब्बत, उसका एप्लीकेशन जो कश्मीरियों के साथ है, ये हमारे अंदरूनी मामला है। ये हम बाद में भी सेटल कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा हम भारत को नहीं देना चाहते, या ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते कि जिससे भारत इसको फायदा उठा के और इसको अपने हक में इस्तेमाल करे। चले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला जल्द ही कश्मीर को आजाद करवाए। मुनव्वर साहब, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगर बात की जाए मुल्क की मौशत के हवाले से, आजकल के जो हालात हैं उस पर अगर बात की जाए, सवाल से क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुल्क की माशियत आज से नहीं, आज से 30 साल पहले से ऐसे ही चल रही है। हमारे मुल्क की माशी हालात बहुत गमगीन है। हमेशा ही हमारा बजट जो है वो कर्जे लेके फुलफिल किया जाता है, क्योंकि हमारे अखराजात ज्यादा है और हमारी आमदनी कम है। इस वजह से और मौजूदा हालत में भी, क्योंकि आपसी हुक्मरानों की आपसी लड़ाइयों की वजह से हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मामला खराब से खराब तर होते हैं। हम डेली देखते हैं कि डॉलर का रेट इतना बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है। आज की भी खबर है कि 30 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बढ़ने का अमकान है 1 या 2 दिन में, तो ये 300 तक चले जाएगा।
اسی طرح ڈالر جو ہے وہ 285 سے 290 تک ٹریڈ ہو رہا ہے. اسی طرح باقی معاملات ہو رہے ہیں. حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی, اس میں حکومتی نیگلیجنسی بھی شامل ہے. اپوزیشن بھی اپنا کام پورا نہیں کر رہی. اپوزیشن صرف چور چور کہنے پہ فوکس ہے, جبکہ ان کو چاہیے کہ ریئل اپوزیشن کرے, جہاں پہ فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. صرف نعرے بازی سے اپوزیشن نہیں ہوتی. اسی طرح حکومتی جو اقدامات ہیں وہ بھی اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جس حالات میں معیشت ہے, جس حالات میں ہمارے ملک ہے, حکومت کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کو منیمائز کرے. لیکن آئے دن خبریں آتی ہیں کہ جناب حکومت نے یا وزیر اعظم نے اتنے لاکھ ڈالر کی کوئی گاڑی لے لی, اتنے ہزاروں ڈالر وہ اپنے ایم پی ایم این کو دے رہے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت جو اپنے ایم پی ایم این کو ان کو فنڈز کے نام پہ 5-7 کروڑ روپیہ دے رہی ہے. تو ووٹ دینے کے لیے تو حکومت کے پاس پیسے ہیں, لیکن عوامی ریلیف پہ کوئی اقدامات کرنے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. حکومت سبسڈی ساری وڈرا کر رہی ہے. آئی ایم ایف اپنی مرضی کے شرائط منوا رہا ہے, جس کی وجہ سے معیشت دن بدن کمزور تر ہو رہی ہے. ہمارے اندرونی ذخائر جو ہیں وہ کم سے کم ہو رہے ہیں. اسٹیٹ بینک روز نیا شوبہ چھوڑ دیتا ہے کہ آج اتنے ڈالر کم ہو گئے, آج اتنے ڈالر کم ہو گئے. حالانکہ اس پہ حکومت کی کوئی غریب سے غریب تر, امیر امیر سے امیر تر معاشرت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملکی معاشرت کے حالات سے کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا کسی بھی حال میں, کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے. جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں یہ مصنوعی ہیں سارے, یہ ہمارے سیاستدانوں کی, ہمارے لیڈران کی نالائکی کی وجہ سے انہوں نے یہ ابھی جو موجودہ کرائسس ہے یہ حکومت وقت چاہتی ہے کہ ہم اس کا فائدہ لے کے اپنے الیکشن پروسیس کو ڈیلے کر دیں. ہمارے پاس جواز ہو کہ ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ہم اپنے جو الیکشن ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں یا ڈیلے کر دیں یا اس کو آگے لے جائیں تاکہ ہم اس کو اس سے سیاسی فائدہ لے سکیں. کے پی کے میں کیا الیکشن ملتوی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فی الحال جو سینیریو ہے اس میں پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. آئے دن کسی نہ کسی حکومتی نمائندے یا سیاستدان یا گورنر کا بیان آ جاتا ہے کہ فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں. کے پی کے میں حالیہ پشاور میں جو اٹیک ہوا ہے, بم بلاسٹ ہوا ہے, اس کو جواب بنایا جائے گا یا معیشت کے کمزور معیشت کے کو جواب بنایا جائے گا کہ فی الحال حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے لیے فنڈ نہیں ہے. الیکشن کمیشن بھی اس میں کوئی اسٹرکٹ لائن نہیں لے رہا کہ ابھی تک ڈیٹ نہیں آئی الیکشن کی. حالانکہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہوتے ہیں, اور اس میں آئے دن ڈیلے سے ڈیلے ہو رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ جیل بھر دو, اس کی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ جیل بھر تحریک تو پھر مایوسی کا ایک مظہر ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میرا کہیں پہ کوئی بس نہیں چل رہا تو ہم سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں. جیل پر تحریک اگر آپ اتنے ہی سیریس ہیں تو سب سے پہلے اپنی جو صف اول کی لیڈرشپ ہے اس کو جیل میں ڈالے تاکہ ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو. جیل پر تحریک عوام سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ جیل میں چلے گئے ہمارے لیے, لیکن خود وہ اپنے ویسے ہی محلوں میں انجوائے کر رہے ہیں. تو اس میں نا پبلک کو بھی اویئرنیس چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قربانی جو لیڈران سے کہے کہ وہ خود آپ جیل میں جائیں, پھر اس کے پیچھے ہم آئیں گے. ہمارے جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہے پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پہ, ان کی شرائط پہ پٹرول پہ ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی خبر ہے کہ پر لیٹر 30 روپیز پرائس انکریز کی جائے گی جو غریب کی کمر توڑنے کے برابر ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی ابھی جب 250 پرائس کی گئی پیٹرول کی تو اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آیا. ابھی 30 روپے اور بڑھائیں گے تو اور زیادہ طوفان آ جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کی قیمت 20 روپے پر لیٹر بڑھ چکی ہے, دہی کی قیمت 30 روپے پر لیٹر بڑھ چکی ہے. اس طرح سبزیوں کی, پھلوں کی, غریب آدمی کے لیے جینا مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے. یہ پھل وغیرہ کھانا, سبزیاں وغیرہ کھانا, یہ میرے خیال سے غریب آدمی کے لیے خواب بن کے رہ گیا. سفید پوش طبقہ انتہائی متاثر ہے. کسانوں کا حال دیکھ لیں, کھاد ڈیلرز, ان کے مافیاز کا حال دیکھ لیں آپ ذرا. کھاد نایاب ہو چکی ہے. یہ ریسنٹلی نیوز آ رہی ہے کہ کھاد نایاب ہو چکی ہے, ڈیلر جو ہے وہ اپنے منمانے ریٹس پہ دے رہے ہیں. سوال کیا کہیں گے آپ؟
ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो अशरफिया है, जो बिजनेसमैन है, वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखते, वो अपने मफादात को देखते हैं, अपने मफादात के तहत ही वो अपना कारोबार करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा गरीब का इस्तेहसाल करते हैं, स्टाफ करते हैं, वकीलांदोजी करते हैं, इस नियत से कि हमारे पैसे बढ़ेंगे, कीमत बढ़ेगी। तो ये ना तो हमारे दीन में इसकी इजाजत है, ना एक बल्कि मुसलमान हम इसको होना चाहिए, ना ही हमारा कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन फिर भी जो हमारे अशरफिया है वो इस टूल को अपने कारोबारी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। मुनव्वर साहब, गुज़िश्ता रोज पेशावर में एक वाकया पेश आया था। मस्जिद में धमाके से, खुद कुछ धमाके से वहां पर हमलावर करने की कोशिश की गई थी। तो मेरे ख्याल से दहशतगर्दी हमारे मुल्क से आज भी खत्म नहीं हुई। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? दहशतगर्दी हमारे मुल्क से हुकूमत वक्त को क्या इकदाम करने चाहिए इस हवाले से? पेशावर में दहशतगर्द करना, हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क से कभी भी खत्म नहीं हुई थी। ये साबका पीएमएलएन की हुकूमत में भी दहशतगर्दी का सफाया नहीं हुआ था, मिनिमाइज हो गई थी। जिनको इमरान खान की हुकूमत में वो अपनी एनर्जी जमा करते रहे और अब दोबारा वो नए सिरे से सामने आ रहे हैं। जबकि देखा जाता है कि हर दूसरे दिन खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या सिंध में कोई ना कोई वाकया हो रहा है। तो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल और उसकी रूह के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तमाम जमातें इस पे मुत्तफिक थी, लेकिन अब सियासी मफादात के तहत अब मुत्तफिक नहीं है। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान की कॉन्फ्रेंस भी एपीसी भी कॉल की है, जिसमें चेयरमैन इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी शिरकत की दावत दी है। लेकिन अभी वो आए माए शाए कर रहे हैं कि मैं कभी किसी को भेजूंगा, कभी किसी को भेजूंगा, उनकी अभी शिरकत वाज़ेह नहीं है। तो इस पे भी होना चाहिए कि मुल्की मफादात के इशूज पे आप अपने जाती मफादात या सियासी मफादात को ना देखें, मुल्की मफादात सारे इकट्ठे होकर मिल बैठे और उस पे बेहतरी की तरफ गाँव के शहर मुल्तान की एक तहसील है वहाड़ी, वहां पे आज कल का एक वाकया है कि एक प्राइवेट कंपनी बस में एक बस होस्टेस को ज्यादती का निशाना बनाया गया। उस बस कंपनी के गार्ड की तरफ से, जिसपे वहां पे मुतलका थाने में पर्चा भी दर्ज हो चुका है, वो मुतलका गार्ड भी अरेस्ट हो चुका है। लेकिन होना ये चाहिए कि इस तरह की कंपनीज जहाँ पे खवातीन अपना रोजगार कमाती हैं, वहां पे ये सिक्योरिटी लैब्स होने ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। हुकूमती एसओपीज के तो बहुत सख्त है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज उस पर अमल नहीं करती। मुतलका अदारों के जो लोकल लेवल के ऑफिसर हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उसको डेली बेस पे चेक करें, वो उसको चेक नहीं करते। तो इस तरह के अनासर को फिर अपने मजमूम अज़ाइम कामयाब मुकम्मल करने में के लिए स्पेस मिल जाती है। तो इसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। खवातीन को उनके काम की जगह पे हरासा नहीं करना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए, क्योंकि मुल्क की अगर 50% आबादी इस डर से काम नहीं करेगी कि वहां पे वो सेफ नहीं है, तो उनकी जानो माल को खतरा है, तो फिर ये मुल्क हम कैसे तरक्की कर सकता है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में, बेरोजगारी हमारे मुल्क में, औरत की और हमारे मुल्क में नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के हालात बहुत बहुत नाजुक हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? इसको तभी हम इन सारे इश्यूज पे तभी हम काबू पा सकते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? इन तमाम इश्यूज पे तभी हम काबू पा सकते हैं जब तमाम सियासी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जब हम तमाम सियासी जमातों के लीडरान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लीडरान एक मेज पे बैठें और पाकिस्तान के मफाद को तरजीह के तौर पे देखें, और जो पाकिस्तान के मफाद में है उसको इम्प्लीमेंट करें, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है उसको खत्म करें। तो सर, ये इस तरह कैसे खत्म होगा? हमारे तो जो सियासतदान है, हर किसी को इक्तदार संभालने की लगी हुई है। इक्तदार कैसे संभल सकता है? इक्तदार क्या पैसे के साथ संभल सकता है? पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान पे इक़्तिदार करेंगे ना। अगर पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल बैठ के इकट्ठे बैठेंगे, उसकी बेहतरी के लिए सोचो विचार करेंगे, उसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तभी ये मामला सारे ठीक होंगे ना। अदरवाइज तो सारे
जबानी जमा खर्च पे लगे हुए, उसमें हुकूमत भी और अपोजिशन भी और माजी के साथ मिलिट्री भी बेतमाशा देख रही है, जबकि हमारी असलियत भी खामोश तमाशा ही बनी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उस हवाले से क्या बात करेंगे आप? ये कर्जे पाकिस्तान कैसे की देंगे? पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही कर्जे लिए हुए हैं पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के नाम पे, लेकिन ये इन्होंने अवाम पे पैसे नहीं लगाए, अपनी जेबें भरते रहे हैं, क्योंकि अपने कारोबार दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोई सराय महल ले रहा है, कोई उसमें इंग्लैंड में बरतानिया में कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, इसी तरह कोई मुल्क में ले रहा है। ये मामला इसी तरह ही चलते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान इस बात पर मुकम्मल नहीं है कि अब मजीद इसको जारी रखा जाए। अब एहतसाब के नाम पे तो सारे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, हालांकि सब ही इसमें इस अवाम में सभी नंगे हैं, सभी इस बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं। तो इसका एक सोल्यूशन यही है कि सारे मिलकर बैठें और इसको पॉजिटिव वेज में देखें, जो हो चुका है उसको छोड़ें, लेकिन आइंदा के लिए एक सेटबैक एक एग्जाम्पल सेट करें कि हमने ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, उस हिसाब से ये करें। जी बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया था, उस हवाले से हमें बताइएगा जरा, इसके ऊपर आप क्या नजर सानी करना चाहेंगे? शेख रशीद से पहले फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया था, शेख रशीद को भी। ये सारे सियासी हथकंडे हैं हुकूमत वक्त के। हालांकि हुकूमत वक्त दावा करती है कि हमारा कोई सियासी कैदी नहीं है, हम किसी को सियासी विक्टिमाइज नहीं करते, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाते, लेकिन इसके बावजूद सरेआम देखा जा रहा है कि पीटीआई के बहुत से लोग जो सीनियर क्यादत है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसको बैकफुट पे लेके जाने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों इमरान खान पे हमला भी इसी चीज की कड़ी थी, जिसको दहशतगर्दी का नाम दिया गया। फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, आजम स्वाति पे तशद्दुद किया गया, शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। तो ये सारे मामला हुकूमत वक्त जो है ये सियासी विक्टिमाइज कर रही है। हालांकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपोजिशन को भी हुकूमत की तरह मुकम्मल अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, वो भी उतनी ही सिक्योरिटी के अमल है। बिल्कुल, इनको अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। मुनव्वर साहब देखिए, पहले मुकदमा दर्ज होता था तो गिरफ्तारी होती थी, समझ से बात बाहर है, पहले गिरफ्तारी होती है बाद में मुकदमा दर्ज किया जाता है, ये तो कहीं इंसाफ नहीं है। ऐसे ही है, जब आप किसी को भी सियासी विक्टिमाइज करती हैं तो पर्चा भी दर्ज नहीं होता और उसको उठा लिया जाता है, उस पे इल्जाम भी बाद में तलाश किया जाता है कि इस पे इल्जाम लगाना क्या है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम ज्यादती है, तो नाइंसाफी है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो यहाँ पे कानून को हुकूमत अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल करती है, अपनी अपोजिशन को की कमर तोड़ने के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को अपना इंतकाम का निशाना बनाने के लिए। बिल्कुल, पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से यही कह सकते हैं कि इलेक्शन कहते हैं होंगे, नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। क्या ये जो नून लीग की हुकूमत है इलेक्शन से भाग रही है या फिर इसके पीछे किसी और बात है? नून लीग बात से अवाम खुश नहीं है, महंगाई अपनी पीक पे है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, तो इस वजह से फिलहाल इलेक्शन जो है वो नून लीग को सूट नहीं करते। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी मरकज में इमरान खान साहब की, तो वो भी इलेक्शन से इसी तरह भाग रहे थे, वो भी यही कहते थे कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। तो इलेक्शन की जो पंजाब की असेंबली तहरीक इंसाफ ने फुल रिजॉल्व की है, अब वो देख रहे हैं गवर्नर साहब की तरफ, गवर्नर पंजाब मलिक उर की तरफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ। तो अब ये उनका इस्तेहकाक है ना कि वो कब करते हैं। कानून को तो इन्होंने मोम की नाक बना रखा है, जैसे चाहे वो मोड़ लेते हैं खुद तो फिलहाल तो आइन और कानून के तहत तो असेंबली डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने जरूरी है, लेकिन ये मुख्तलिफ दहशत करना हमलों को और माशी बदहाली को जवाब बना के आए दिन बयान दे रहे हैं कि फिलहाल इलेक्शन को डिले कर देना चाहिए। हालांकि इलेक्शन का डिले जो है ये हमारे जैसा मुल्क जो है ये अफोर्ड नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह है, मुल्क की हालात को देख के
मेरे ख्याल से गरीब के ऊपर जो खुदकुशी है वो हराम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि महंगाई महंगाई इतनी हो चुकी है कि महंगाई गरीब बंदा अदूर जो अपना है, पेट नहीं पाल पा रहा। महंगाई जो है मुल्क की सतह तरीन पर पहुंची हुई है। आटा देख ले कैसे नायाब हुआ है। गरीब बेचारा सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगता है, लेकिन शाम को क्या आता है, खाली हाथ धक्कम पेड़ वापस। तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आटे का इशू इस वक्त पंजाब में संगीन है। उसमें भी इंतजामी बदहाली और करप्शन ही आड़े है। महकमा फूड जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आटे को डिलीवर करता है, जबकि दुकानदार हजरात जो हैं वो कमर्शियल काम करने वालों को आटा जो है वो महंगे दामों बेच देते हैं। यानी कि 648 रुपए का थैला जो है वो 700, 750, 800 तक तंदूर मालकान को, होटल मालकान को दिया जा रहा है, जो कि आगे 20-22 रुपए की रोटी सेल कर रहे हैं। तो ये मामला इस मामला पे महकमा फूड जो है वो अपनी आंखें बंद किए रखे हुए है, जिसकी वजह से आटा जो है वो आम आदमी तक पहुंचना जो है वो मुहाल हुआ है, और आम आदमी जो लाइनों में लग के आटा लेने पे मजबूर है। अगर पाकिस्तान से मवाजना किया जाए, जापान का, इसराइल का, ये भी गरीब तरीन ममालिक है, पर इन्होंने कर्जे लेकर अपनी आवाम को रिलीफ दिया, अपनी आवाम को सहूलियात मैसर की। पाकिस्तान ने हमारे कर्जे, हमारा पैसा लेके बैरून मुल्क घर बनाए, बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज बनाई। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो बहुत पीछे है इस टाइम। ऐसा ही है, हमारे हुक्मरान ने जितने भी कर्जे लिए आज तक, जितने भी कर्जे लिए वो वापस भी नहीं किए और अवाम पे भी नहीं लगाए, जिसकी वजह से मुल्क पे बैरूनी कर्जों का बोझ आए दिन ज्यादा से ज्यादा होता गया है। इन्होंने सिर्फ अपने असासे बनाए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सर फहरिस्त है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, और बाकी मामला भी इसी तरह ही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी 3.5 साल इक़्तिदार पे तो रहे, लेकिन वो अपने 3.5 साल इक़्तिदार में अपने पास इक़्तिदार या काम ना करने का रोना ही रोते रहे। उन्होंने भी इनके खिलाफ कोई काम नहीं किया, हालांकि वो करप्शन मकाओ और एहतसाब के बयानिए पे ही हुकूमत में आए थे। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो डैम की एक अफवाह सुनी थी कि डैम बनाया जा रहा है। कहाँ है वो डैम? वो किसी को नजर भी नहीं आ रहा। इमरान खान ने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया था दरख्त लगाने का, इसी तरह डैम बनाने का, इसी तरह 50 करोड़ नौकरियां देने का, 50 लाख घर देने का, लेकिन इनका सारे जो प्रोजेक्ट थे वो सिर्फ दावे के दावे ही रह गए। उनमें से कोई एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो पाइपलाइन में हो या मुकम्मल हो या पाइपलाइन में हो। तो पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो उन्हीं बोगस इश्यूज पे सियासत कर रही है जिन पे वो काम ही नहीं कर सके। बिल्कुल इस तरह पीटीआई की क़यादत को जूते की नोक पे रखा गया। उस हवाले से आप क्या बताएंगे? राना सनाउल्लाह का जो कहना था, उनके मुख्तलिफ बयानात आपने सुने होंगे। जिस तरह गुज़िश्ता दिन पहले मरियम नवाज की बहावलपुर में आमद हुई, उस हवाले से नून लीग के कारकुनान तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। वो तो कहते हैं कि जो इक़्तिदार है वो सिर्फ नून लीग संभाल सकती है, पीटीआई बिल्कुल नकारा हो चुकी है। हर सियासी जमात यही इसी चीज का दावा करती है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उसी के साथ हैं। इसमें हर सियासी जमात अपने मुखालफिन को लताड़ने की कोशिश करती है, अपने काम जो है वो गनवाती है, मुखालफिन के जो काम है उनको डिवैल्यू करती है। तो ये एक सियासी बयान था राना सनाउल्लाह साहब का, तो इस तरह के बयान आते रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने से बेहतर ये नहीं है कि आराम से बैठ के मुल्क के मामलात को सोल्व किया जाए, पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया जाए। होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे सियासी मुखालफत को हम दुश्मनी की तरफ ले जाते हैं। हालांकि इख्तिलाफ राय पे यही है कि एक टेबल पे बैठ के अपने इख्तिलाफात पे बात की जाए, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे नून लीग का जो वोटर सपोर्टर है वो इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स को गालियां देता है, इमरान खान का वोटर सपोर्टर पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर को इसी तरह गालियां देता है, तो ये एक जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। जमहूरी तर्ज अमल ना तो हमारी पार्टी में है, ना हमारी अवाम में है, ना हमारे इदारों में है। शेख रशीद का एक ट्वीट देखा था, कहते हैं कि कराची भेज दिया जाता तो मैं कत्ल हो जाता। इसके पीछे क्या वजूहात है? किस वजह से अगर वो कराची को भेजा जाता तो किस वजह से उनका कत्ल होता? ये भी एक सियासी बयान है शेख रशीद साहब का, क्योंकि शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी एफआईआर दर्ज है, पंजाब के शहर मरी में भी है,
सिंध में भी है और पेशावर में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज है, जिसपे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने वकील के हमरा पेश हुए थे। उन्होंने दरखास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उन्हें सिंध में नाम मुंतकिल किया जाए। तो ये उनका एक सियासी बयान है, वो खबरों में इन रहने के लिए हर बंदा कोई ना कोई बयान छोड़ते रहते हैं। के साथ अपना हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो मुनव्वर साहब, आखिरी अल्फाज इख्तिताम किन अल्फाज से करना चाहेंगे आप? मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तमाम सियासी पार्टी के काबरीन जो है वो एक टेबल पे बैठें, मुल्की मफाद में आपस में डिबेट करें और असेंबली में वापस आए और जमहूरियत को ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकम करें। बिल्कुल, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कश्मीरी और फलस्तीनी पे अपना रहम करे, और जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, अल्लाह ताला उनको अक्ल दे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ताकि जो मुल्क की जो हालात हैं वो सुधर सके, पाकिस्तानी अवाम जो है वो सुकून की नींद सो सके, सुख का सांस ले सके। इसी हवाले से हम आगे बात करेंगे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा, सन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए सन टीवी। अल्लाह हाफिज। सलाम पाकिस्तान।